हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 4 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we will read a new topic which is significance of a balanced chemical equation. हम लोग इसमें balanced chemical equation के significance को देखेंगे. So let's start the topic. Qualitatively, a chemical equation simply describes what the reactants and products are. However, a balanced chemical equation gives a lot of quantitative information about a chemical reaction. A balanced chemical equation tells us the number of atoms and molecules taking part in the reaction and the corresponding masses in atomic mass unit. The number of moles taking part in the reaction with the corresponding masses in grams or in other convenient units. Relationship between the volume of the reactants and the products if all of them are in the gaseous state. तो जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या जो भी डिस्क्राइब करता है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का वो क्वालिटी के साथ करता है जैसे कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हम लोग को बहुत सारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं केमिकल रिएक्शन का और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हम लोग को क्या क्या बताता है जितने भी हमारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें जितने भी एटॉमिक एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं और कितने नंबर में वो प्रेजेंट है और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग मास है एटॉमिक मास यूनिट वो कितने हैं फिर जो उनके मोल्स कितने रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं और इसके जो मासेस है ग्राम्स में वो भी हम लोग के कन्वीनियंट यूनिट्स के अनुसार बताते हैं और जो रिलेशनशिप वॉल्यूम और रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स के बीच में भी गैसेस स्टेट में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताते हैं मोल एंड मास रिलेशनशिप्स अब हम लोग मोल एंड मास रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करेंगे लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखेंगे जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हो रहा है कैटलिस्ट के प्रेजेंट में एंड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विच इज इन गैसियस स्टेट 3H2 gas, three molecules of hydrogen in the gaseous state, and here is the catalyst, and it uh, form the products 2NH3, two molecules of ammonia. It is also in gaseous state. We may multiply the entire equation by any number say 100 we obtain. अगर हम लोग इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम लोग 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या होगा 1 into 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कर लिया वैसे इसमें 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया पे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो गया सपोज वी मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 6.022 into 10 power 23 it is also known as Avogadro's number we get हम लोग क्या देखेंगे पाएंगे तो सीन्स जो हम लोग इसको इसे मल्टीप्लाई किए तो ये कांस्टेंट बन जाता है जैसे कि सिंस 6.022 into 10 power 23 molecules of any substance constitute it's 1 mole therefore we can write 1 mole of nitrogen plus 3 moles of hydrogen 2 moles of ammonia. Taking molar mass into consideration, we can write 1.28.0 gram of nitrogen plus 3 into 2.0 gram of hydrogen. We get 2 into 17 gram of ammonia or 28.0 gram of nitrogen plus 6.0. इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है ठीक है ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू यहाँ पे इसको फिर से मल्टीप्लाई किया गया है तो 34.0 ग्राम ऑफ अमोनिया. Let us write equation 9 once again. So N2 one molecule of nitrogen, 1 mole of nitrogen इसको बोलेंगे या फिर 3 molecules of hydrogen, 3 moles of hydrogen, 2 molecules of ammonia, 2 moles of ammonia, 28.0 gram of nitrogen plus 6.0 gram of hydrogen forms the product 34.0 gram of ammonia. Remember, quantity of a substance consumed or produced can be determined only if we use a balanced chemical equation. हम लोग किसी भी substance का जो क्वांटिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे जब हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे उसे ओके वॉल्यूम relationship for reactions involving gases. The French chemist Gay Lussac found that the volume of reactants and products in gaseous state are related to each other by small integers provided the volumes are measured at the same temperature and pressure. फ्रेंच केमिस्ट जो गे ल्यूसेक थे उन्होंने क्या फाउंड किया कि जो वॉल्यूम है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का गैसेस स्टेट में वो रिलेटेड है स्मॉल इंटीजर से जो कि
टेम्परेचर और प्रेशर जिसका जो मेजर किया जाता है वो भी प्रोवाइडेड वॉल्यूम्स के अनुसार. सो गैस जो गेल ल्यूजेक्स डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप is actually the law of definite proportion by volume. Remember, the law of definite proportion studied in lesson 3 atoms and molecules was with respect to masses. तो जो गेल ल्यूजेक्स थे उन्होंने इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप को फाइंड किया था, जो कि एक्चुअली लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम था. और हम लोगों ने लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन लेसन 3 में पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जो कि मासेस के रिस्पेक्ट था, मासेस के रिस्पेक्ट के अनुसार था. सो लेट अस टेक द following example. Here is the 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen. It gives 2 volumes. Okay, 2 molecules of hydrogen. It means जो हमारा हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उस वो जब प्रोडक्ट रिएक्ट किया तो वो वाटर का फॉर्मेशन किया. ठीक है. तो ये जो है वो हमारे अवोगाड्रो के लॉ के अनुसार है. यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस लॉ. Here, hydrogen, oxygen, and water vapors are at the smallest temperature and pressure, say 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. From this basic concept, we can conclude that if we take 100 ml of hydrogen and 50 ml of oxygen, we shall get 100 ml water vapor, provided all uh, volumes are measured at the same temperature and pressure. Thus, from a balanced chemical equation, we get relationship between mole mass and volume of the reactants and products. This quantitative relationship has been found very useful in chemical calculations. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जो वाटर पेपर्स है वो सेम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. ठीक है. और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को क्या बताता है. अगर हम लोग 100 ml ऑफ हाइड्रोजन और 50 ml ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 100 ml ऑफ वाटर वेपर, जिसका जो वॉल्यूम्स है वो सेम टेम्परेचर पे मेजर किया गया हो और प्रेशर पे. दस जो हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हम लोग तभी इसके रिलेशनशिप को मोल मास एंड वॉल्यूम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को समझ पाएंगे. और ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है वो बहुत ही यूजफुल है केमिकल कैलकुलेशंस में. सो हियर इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1. ट्राई टू सॉल्व all questions. So we have another topic which is types of chemical reactions. Yet it is very important and interesting topic. So let's start this topic. So far we have studied how to express a chemical change in the form of an equation. We have also studied how to balance a chemical equation in order to derive useful quantitative information. We can classify chemical reactions into the following categories: combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reactions. तो हम लोगों ने केमिकल चेंज किसी भी इक्वेशंस के फॉर्म में पढ़ा है, और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कि इसको बैलेंस भी कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को, और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए. और जो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो वो कैटेगरी कौन कौन सा है: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. So let's start combination reactions. In combination reactions, as the name indicates, two or more substances, elements or compounds simply combine to form a new substance. For example, when a substance burns, it combines with oxygen present in the air. In activity 4.1, we have seen that magnesium ribbon burns with dazzling light. During burning, it combines with oxygen as 2Mg solid plus oxygen gaseous form methyl or 2MgO solid बन गया. Now try the same with carbon. So for the let us take a few activities. So uh, here are given some activity. So let's first try to understand what is combination reactions. तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे कि उसके नाम से इंडिकेट हो रहा है, नाम जैसे अपने आप उससे सजेस्ट कर रहा है कि वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एग्जांपल के लिए जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एयर में, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. जैसे कि हम लोगों ने एक्टिविटी 4.1 में देखा कि हम लोगों ने जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो वो डार्जनिंग लाइट दे रहा था, और बर्न होने के बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ बर्न के साथ, और वो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया. मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, उसने फॉर्म किया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड. वैसे यहाँ पे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को कर रहे थे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. सो लेट्स further we move on activity 4.2. Take a small amount of calcium oxide
CaO is the formula of calcium oxide. Okay, or quicklime in a beaker. Now slowly add water to it. Figure 4.2. Touch the side of the beaker with your hand. Do you feel any change in the temperature? Yes, it is warm to touch. You might have seen that for whitewashing we put white solid material in water and after some time it starts boiling. This white material is calcium oxide and it reacts with water to form calcium hydroxide. Temperature rises due to evolution of heat in the reaction between quicklime and water. This reaction can be expressed in the form of the following equation. So here is the figure 4.2 which shows reaction between quicklime and water. So calcium oxide, water and calcium ऑक्साइड और जो हमारा वाटर है वो मिल के क्या बनाया है स्लेक्ट लाइम. सो हम लोग को स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है उस बीकर में उसमें या फिर इसको क्विक लाइम भी बोला जाता है. उसके हम लोग को उसमें धीरे धीरे पानी को ऐड करना है. उसके बाद फिर जो बीकर था उसके साइड को हम लोग को टच करना है. तो आप लोग क्या टेम्परेचर में चेंज महसूस करोगे कि वो जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म हो चुका है उस बीकर का. और ये जो व्हाइट वॉशिंग है वो हम लोग व्हाइट सॉलिड मटेरियल के रूप में यूज़ भी करते हैं वाटर के साथ मिला के अपने वॉल को व्हाइट वॉशिंग करने के लिए. और ये और थोड़े टाइम के बाद ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है. और ये जो व्हाइट मटेरियल है कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है वाटर के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए. टेम्परेचर क्यों राइज हुआ क्योंकि इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ और इसमें क्विक लाइम और वाटर के बीच में रिएक्शन हुआ. और जो रिएक्शन है उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. In the above reaction, calcium oxide and water combine and form a single product, calcium hydroxide, slaked lime. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. तो हम लोगों ने देखा अब रिएक्शन में क्या जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन हुआ और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया सिंगल प्रोडक्ट का जो कहलाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के या फिर कंपाउंड्स के रिएक्शन के साथ होता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. So in whitewashing, when slaked lime is applied on the wall, it gradually reacts with carbon dioxide from the atmosphere. The bluish colored calcium hydroxide slaked lime is converted into white calcium carbonate. After drying, it gives a white shiny finish. This reaction can be written as follows. Calcium hydroxide plus carbon dioxide equals calcium carbonate plus water. It is interesting to know that chemical formula of marble is also CaCO3. तो व्हाइट वॉशिंग में हम लोग जब स्लेट लाइम को वॉल पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ वो धीरे धीरे ग्रेजुअली रिएक्ट करता है. और जो ब्लूइश कलर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट में. और आफ्टर ड्राइंग मतलब सूखने के बाद क्या होता है कि वो व्हाइट शाइनी फिनिश देता है. और जो ये रिएक्शन उसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ उसे वैसे लिखेंगे. और ये आप नोट कीजिए जो केमिकल फार्मूला मार्बल का है वो भी CaCO3 उसका भी और कैल्शियम कार्बोनेट का भी CaCO3 है. In activities 4.1 and 4.2, you have seen that a lot of heat is evolved during the course of the reaction. Such reaction in which heat is released along with the formation of the products are called exothermic reaction. तो आप लोगों ने 4.1 और 4.2 एक्टिविटी में क्या देखा कि बहुत सारी हीट का इवोल्यूशन हो रहा है. तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हीट का इवोल्यूशन होता है किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. एंड हियर आर few examples of exothermic reactions. Burning of natural gas, methane used for cooking. Okay, and respiration and digestion both are exothermic process. This heat energy comes from the food that we eat. Do you know the what types of food give us energy? Food which we take in the form of rice, potatoes, and bread contains carbohydrates. Carbohydrates are broken down to glucose during digestion. The glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy to our body. तो हम लोग का जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन का प्रोसेस है वो दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. और ये जो हम लोग को हीट कहाँ से गेन करते हैं तो हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हम लोग को हीट मिलता है. और आप लोग को पता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं किस टाइप के खाने से हमें एनर्जी मिलता है. यस ऑफ कोर्स जो राइस पोटैटोज और जो ब्रेड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन होता है. और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में ब्रोक हो जाता है ब्रोक डाउन हो जाता है जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हमारे सेल्स के बॉडी में और हमें एनर्जी देता है. ठीक है. एंड हियर इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड it is the it is the formula glucose. Okay, C6H12O6 प्लस 6O2 एक्वस है और ये 6CO2 प्लस ये एक्वस है और ये एनर्जी हम लोग को दिया. ठीक है.
People who do physical work require a lot of energy and therefore require carbohydrates in the form of sugar, potato, rice, bread, etc. और वैसे लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं अपनी एनर्जी के लिए, जैसे कि हमारा शुगर हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, पोटैटो में, राइस में, ब्रेड में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. The decomposition of vegetable matter or biomass into compost is also an example of an exothermic reaction. If you have a compost pit in your surroundings, you can observe this yourself. तो वेजिटेबल मैटर और जो बायोमास होता है कंपोस्ट का, जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, सड़ता है वो, तो वो भी एक प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वजह से होता है. अगर आपके आसपास कहीं पे कंपोस्ट पीट है तो आप सराउंडिंग्स में, तो आप लोग जाकर उसे ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से, ठीक है. एंड हियर वी हैव टू रीड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. You have seen earlier that quicklime chuna pathar solution is used for whitewashing of our houses. Have we ever thought how this quicklime is obtained? It is obtained by heating limestone in a furnace. Bhatti limestone be heated gives lime and carbon dioxide. तो आप लोगों ने क्विकलाइम और चूना पत्थर के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि हम लोग उसको कैसे अपने वाइट वॉशिंग करने के लिए अपने घरों में यूज़ करते हैं. अब आप कभी सोचिए कि जो क्विकलाइम है हम लोग उसको कैसे ऑप्टेन करते हैं, तो उसे हम लोग कैसे ऑप्टेन करते हैं. जो लाइमस्टोन होता है उसको भट्टी में, फर्नास में हीट करने पर. और here is the formula that process. Okay, this reaction is an example of decomposition reaction. A decomposition reaction is the one in which a compound decomposes into two or more than two substances, elements or compound. Let us now carry out some activities. तो जो हमारा रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कब होता है, जब एक सब्सटेंस जो है, सॉरी, एक जो कंपाउंड है वो दो से या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में जब डिवाइड हो जाता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है. और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें दो मिलकर एक बनता है और इसमें एक से दो बनते हैं. ओके, and here we have to perform other activities, which is activity 4.3. Take about 2 grams of ferrous sulfate in a hard glass test tube as shown in figure 4.3. Hold the test tube with a test tube holder and gently heat over the flame. After heating for about 1 minute, observe the change in color of ferrous sulfate. Smell of the odor of the gas carefully. What do you observe? The green color of the ferrous sulfate crystals gradually fades away and a smell of burning sulfur is found. तो आपको क्या करना है कि फेरस सल्फेट का 2 ग्राम लेना हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि फिगर 4.3 में शो किया गया. अब आपको उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करना है टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ और उसको जेंटली हीट करना है फ्लेम के ऊपर. और जब आप इसको 1 मिनट तक हीट करो, उसके बाद उसमें जो चेंज है कलर फेरस सल्फेट का, उसे आप देखो तो जो उसका गैस का ऑर्डर है वो भी आप केयरफुली ऑब्जर्व करो. तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का वो क्रिस्टल्स का, वो ग्रेजुअली क्या हुआ, फेड्स अवे, मींस उसका रंग थोड़ा सा फेड हो गया. और जो स्मेल था बर्निंग सल्फर का वो पाया जा रहा है. So here is that formula. Here for ferrous sulfate FeSO4 into 7s2O crystal first loses water and then decomposes into S2 and SO3 gases. जो हमारा ferrous sulfate crystal है वो फर्स्ट पहले क्या होता है, अपने वाटर को लूज करता है, उसके बाद डिकम्पोज होता है SO2 and SO3 में, it means sulfur dioxide and sulfur trioxide में. Another example of decomposition reaction is given below. In the reaction given above, decomposition occurs by application of heat. Such reactions is called in the category of thermal decomposition. वैसे रिएक्शन जो कि हीट को अप्लाई करने के बाद होते हैं उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है. यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हीट किया गया तो लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. सो हियर इज द फिगर 4.3 which shows thermal decomposition of ferrous sulfate. Activity 4.4. Take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers at these holes. Insert graphite electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 4.4. Connect these electrodes to a 6-volt battery. तो आपको एक प्लास्टिक मग लेना, उसमें दो जो होल्स हो तो उसको ड्रिल करना, उसके बाद बेस में रबर स्टॉपर्स को फिट करना है होल्स में. उसके बाद फिर आपको ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के रबर स्टॉपर की हेल्प से उसको फिक्स करना है. उसके बाद उसमें आपको 6 वोल्ट की बैटरी को इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना है. ठीक है. Here is the figure 4.4 electrolysis of water. आपको यहाँ पे electrolysis of water दिखाई देगा. Now observe carefully what happens. You will find bubbles of gases over both the electrodes. Take 2 test tubes, fill them with water and invert them over the graphite electrodes. Bubbles formed that the electrons are found to replace water filled in the 2 test tubes. After some time, observe the volume of the 2 gases. You will find that the volume ratio of the 2 gases, oxygen and hydrogen, carefully remove both the test tubes, is 1:2.
Carefully remove both the test tubes containing these gases one by one and test them with the help of your tutor at the study center. अब आपको क्या केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आप देखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड्स था उसमें बबल्स गैसेस के उठने लगे दोनों इलेक्ट्रोड्स में, और आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको आपको पानी के साथ भरना है, उसके बाद जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है उसको इन्वर्ट करना है उसमें, और जो बबल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स में वो क्या कर रहा है, उस वाटर को रिप्लेस कर रहा है और टेस्ट ट्यूब को फिल कर रहा है। और कुछ समय के बाद जो वॉल्यूम है दोनों गैसेस का उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया होंगे, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो गैसेस का जो रेशियो है वॉल्यूम का वो 1:2 के हो गया। और आपको ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस हो रहा है गैसेस में वो आपको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर ट्यूटर। अपने ट्यूटर की हेल्प से आप अपने स्टडी सेंटर पे ये कर सकते हो। द टू gases are hydrogen and oxygen and their volumes are in the ratio of 2:1 respectively. Gay-Lussac's law, the decomposition of water in his experiment takes place due to the electrical current that is passed through the water. तो जो दोनों गैसेस था हाइड्रोजन और गैसेस उसका जो वॉल्यूम था वो रेशियो क्या आ गया 2:1, जो कि गैस गे लुजैक्स का लॉ था। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है ये एक्सपेरिमेंट में वो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हुआ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल करंट को पास करवाया गया वाटर में। A reaction in which a compound decomposes due to electrical energy into two or more than two substance element or compounds is called electrolytic decomposition reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, या तो वो एलिमेंट हो या कंपाउंड, तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। Displacement reaction. For understanding this type of reaction, perform the following activity. आपको इस टाइप के रिएक्शन को समझने के लिए फॉलोइंग एक्टिविटी को परफॉर्म करना होगा। So take about 10 ml of dilute copper sulfate solution in each of two uh, test tubes and mark them as A and B. Now take two iron nails and clean them with sandpaper. In test tube A, immerse one iron nail with the help of a thread as shown in figure 4.5. After nearly 20 minutes, observe the changes taking place on the surface of the iron nail and also in the color of copper sulfate solutions. Compare the color of the solution in test tube A with the color of the solution in test tube B. What do you observe? The blue color of copper sulfate solution fades. Similarly, compare the color of the iron nail dipped in solution A with the other iron nail. You will see that the surface of nail has become brownish. Do you know why the iron nail becomes brownish and the blue copper of sulfate solution fades? तो आपको क्या करना है कि 10 ml ऑफ dilute कॉपर सल्फेट का लेना है सॉल्यूशन, और वो भी दो टेस्ट ट्यूब्स में, और उसे मार्क करना है ए एंड बी। फिर जो आप टू आयरन नेल्स तो उसे क्लीन करो सैंड पेपर की हेल्प से, उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए में डालो एक आयरन नेल थ्रेड की हेल्प से, फिर जैसे कि 4.5 में दिखाया, और 20 मिनट्स के बाद क्या होगा कि आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो आयरन नेल है वो और ऊपर सल्फेट है दोनों का जो तो आपको इसके कलर को टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है उसको टेस्ट ट्यूब बी के सॉल्यूशन से आपको कंपेयर करना होगा। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, जो ब्लू कॉपर ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड्स हो चुका है, उसका रंग जा चुका है। और जो सिमिलरली जो कंपेयर हम लोग आयरन नेल के जो हम लोग सॉल्यूशन ए में डुबोए थे, तो वो जो आयरन नेल है उसका भी जो कलर है उसके सॉरी जो आयरन नेल के सरफेस पे ब्राउनिश कलर आ चुका है। अब आप जानते हो कि ये जो आयरन नेल बिकम्स जो आयरन नेल वो हम लोग का ब्राउनिश क्यों हो गया, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो उसका रंग फेड क्यों हो गया, उड़ क्यों गया। सो ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन तो वो फेरस सल्फेट और कॉपर में चेंज हो गया। इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट दैट इज आयरन हैज displaced another element that is copper from copper sulfate solution. These types of reactions fall in the category of displacement reaction. The displacement reaction is one in which one element displaces another element from its compound. So ये जो रिएक्शन है एक एलिमेंट का जो आयरन में डिस्प्लेस किए थे, आयरन ने डिस्प्लेस किसको किया, कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और जो ये टाइप के जो रिएक्शंस है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में फॉलो होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या है कि इसमें जो एक या एक से जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस करता है दूसरे एलिमेंट को इसके कंपाउंड से। और हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Since zinc and lead are more reactive metals than copper, therefore they displace copper from its compound. जो जिंक और जो लीड है वो मेटल्स जैसे कि कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए जो वो अपने उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर दिया। और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी समझ में आएगा जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लो। सो आप इसके लिए आप इंटरनेट का हेल्प ले लो या फिर किसी बुक से हेल्प ले लो, बट यू हैव टू learn reactivity series for understanding displacement reactions. Double displacement reaction. For understanding this type of reaction, perform the following activity. तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है तो आपको फॉलोइंग एक्टिविटी करना होगा। तो हियर इज द एक्टिविटी 4.6. So let's understand this activity.
Take two test tubes and mark them A and B. In test tube A, take nearly 4 ml of sodium sulfate solution, and in test tube B, take carefully 4 ml of barium chloride solution. Now add solution of test tube A to the solution of test tube B. What do you observe? A white substance is formed which is known as a precipitate. The reaction can be written as sodium sulfate plus barium chloride, which gives barium sulfate plus sodium chloride. तो आपको दो टेस्ट ट्यूब लेना, उससे ए एंड बी मार्क करना, और जो टेस्ट ट्यूब ए था उसमें 4 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन करना है, और जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें आपको 4 ml बैरियम क्लोराइड का लेना है। और आपको क्या करना है, दोनों सोल्यूशन का जो टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी है उसको क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो व्हाइट सब्सटेंस उसमें फॉर्मेशन उसे प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं, और जो रिएक्शन है उसको इस तरह से लिखा जाएगा। So here is the figure 4.6 which shows precipitation reaction between sodium sulfide and barium chloride. The white precipitate of BSO4 is formed by the reaction of Ba2 plus ions and SO2 minus ions. The other product formed is sodium chloride and the remains in solution. Reactions in which there is an exchange of ions between the reactants and called double displacement reaction. Find out different types of reactions occurring in new compounds. तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था BSO4 का, वो क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि जो उसमें बैरियम में जो Ba था उसमें जो आयन्स है वो पॉजिटिव है, और जो सल्फेट है उसके जो आयन्स है वो निगेटिव है। और इसमें अदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ जो कि सोडियम क्लोराइड था, जो कि सॉल्यूशन में रिमेन था। वैसा रिएक्शन जिसमें एक आयरन का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट्स के बीच में, उससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। और आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस जो कंपाउंड्स में होते हैं आप उसको फाइंड करो और लिख सकते हो। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से या किसी भी क्वेश्चन से, तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट में शेयर करें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं सारे को सॉल्व करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे का आंसर शो कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।